सज्जनों, विद्यार्थियों, हिंदुस्तान से हमारे आदरणीय प्रोफेसर टंडन जी दिखाई दे रहे हैं, ख्वाजा साहब दिखाई दे रहे हैं और रवि भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद कहीं होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप इस संगोष्ठी में जुड़ जाइए, तो सचमुच अच्छा लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अनुवाद को लेकर जो चिंतन मनन आप लोग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और अभी आदरणीय प्रोफेसर टंडन अपनी बात जब रख रहे थे तो उन्होंने अनुवाद की जो मुश्किलें हैं उनकी चर्चा की। और अनुवाद की मुश्किलें तो रहेंगी। दरअसल एक ऐसी चीज है जो ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब अनुवाद की मुश्किलें ना हो। ये मुश्किलें ही इसका सौंदर्य हैं। जिस चीज में कोई मुश्किल ना हो उसका क्या सौंदर्य है, जिस चीज में कोई कठिनाई ना हो उसका क्या सौंदर्य है। अनुवाद का सौंदर्य इसमें है कि चुनौती होती है अनुवादक के सामने। ऐसा नहीं होता कि एक पन्ना खोला उसने और दनादन कर दिया। वो नोटिंग नहीं है ऑफिस की, वो ऑफिस की नोटिंग नहीं है। अगर आप लिटरेचर का अनुवाद करते हैं, आप किसी कल्चरल डॉक्यूमेंट का अनुवाद करते हैं, तो वो नोटशीट नहीं है ऑफिस की कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में तुरंत कर लें। वो वहां मुश्किलें स्वाभाविक हैं। और ये बातें करूं उसके पहले मैं कहूं कि मैं भारत से बोल रहा हूं और भारत में एक अवधारणा है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे वहां रही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने एक अवधारणा दी थी वसुधैव कुटुंबकम की। सही अर्थों में अगर आप संस्कृति के क्षेत्र में देखें, भाषा के क्षेत्र में देखें, तो अनुवाद ने वसुधैव कुटुंबकम की इस अवधारणा को पुष्ट किया है। अगर पूरी दुनिया घर हो सकती है, एक परिवार हो सकती है भाषा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, तो यह अनुवाद ने संभव किया है। अनुवाद के नाते यह हो पाया है। और अनुवाद ने एक समानांतर विश्वग्राम बनाया है, समानांतर विश्वग्राम बनाया है। ये इसको हमें नोट करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। यदि अनुवाद नहीं होता तो आप देखिए कि हम कितना अकेला अकेला महसूस करते, कितना अजनबी महसूस करते। अनुवाद है जो हमें, आज मैं भारत में बैठा हुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में बैठा हुआ, ताशकंद में चल रहे संगोष्ठी से जुड़ा हुआ हूं। अनुवाद की समस्या पर बात हो रही है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वहां उज़्बेकी में नीलोफर जी लोगों को कन्वे कर रही हैं चीजों को अपनी भाषा में, रसियन में या उज़्बेकी में, जो भी वहां की भाषा है उसमें उसको वो पहुंचा रही हैं। ये सौंदर्य अनुवाद का ही तो है। अनुवाद ने ये दूरी मिटा दी है, अनुवाद ने सारी हदें मिटा दी हैं। जो बॉर्डर, पॉलिटिकल बॉर्डर्स को नहीं मानता अनुवाद, जो तमाम पॉलिटिकल बॉर्डर्स होते हैं, जो राजनीतिक और सामरिक सीमाएं तय कर दी जाती हैं, अनुवाद, संस्कृति, भाषाएं इसको नहीं मानती हैं। और आप देखें कि हम एक अनुवाद पढ़ते हैं, हम कभी नहीं गए फ्रांस, हम कभी नहीं गए जर्मनी, हम कभी नहीं गए रूस, उज्बेकिस्तान कभी नहीं गए मान लीजिए, लेकिन हम वहां का साहित्य पढ़ते हैं और अचानक जिस लोकेल का, उस देश के जिस लोकेल को उस उपन्यास में या उस कविता में उठाया गया होता है वो हमारे पास चला आता है, हम उससे जुड़ जाते हैं। हम उस भाषा को भी नहीं जानते, अनुवाद के माध्यम से वो चीज हमारी भाषा में आती है, वो चीज हमारी भाषा में आई, हिंदी में आई या जो भी जिसकी भाषा है उसमें आई, और हम उस पूरी संस्कृति से जुड़ गए, उस भाषा से जुड़ गए, उस लोकेल से जुड़ गए। यह किसी और माध्यम से संभव ही नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ अनुवाद में हो सकता था, यह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन में ही संभव था। कबीर का एक दोहा है, वो हद है तो दूसरे अर्थ में, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मता आगाध। कबीर कहते हैं कि जो सीमाओं में रहता है वो मनुष्य होता है, जो सीमाओं के पार जाने की कोशिश करता है, थोड़ा बेहद चलता है, वो साधु होता है, संत होता है। और जो हद और बेहद दोनों को त्याग देता है, सचमुच उसी के विचार मनुष्यता के कल्याण के लिए होते हैं। अनुवाद हद और बेहद दोनों को त्याग देता है, वह किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं मानता, वह उतर जाता है एक भाषा से, जब दूसरी भाषा में जाता है उस भाषा को आत्मसात कर लेता है, उस भाषा में उतर जाता है। अभी
मधुशाला का जिक्र आया था डॉक्टर साहब, जब बच्चन जी ने उमर खयाम की, बैठे हुए हैं चंद्रशेखर जी, फारसी के बड़े विद्वान हैं वो, इस देश के नहीं दुनिया के बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं। जब उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी ने, तो वो रुबाइयां हिंदी की आत्मा में आ गई, हिंदी पढ़ने वालों की आत्मा का हिस्सा बन गई। ये अनुवाद में संभव है। वो हमारे लिए ये नहीं रह गया कि वो भारत से बाहर, हिंदी से बाहर रची गई थी, वो उनका एक तथ्य रह गया। ये अनुवाद करता है, एक कवि को दूसरे देश में, दूसरे समाज में लेकर जाता है, एक उपन्यासकार को दूसरे देश समाज में लेकर जाता है और वो प्रिय हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया में अन्ना कैरेनिना को जानने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उन सब लोगों ने टॉलस्टॉय को उनकी मूल भाषा में पढ़ा हो। आज प्रेमचंद को जानने वाले पूरी दुनिया में हैं। अभी जिक्र आया कि प्रेमचंद पर पीएचडी की आपने, तो प्रेमचंद को जानने वाले, लेकिन जाहिर है कि सबने हिंदी में ही तो प्रेमचंद को नहीं पढ़ा होगा ना। अनुवाद ने संभव किया कि हमारे प्रेमचंद, हमारे महान प्रेमचंद दुनिया की तमाम भाषाओं में पहुंच गए। अगर अनुवाद नहीं होता तो प्रेमचंद भारत में होते, और भारत में भी सिर्फ हिंदी क्षेत्र में होते। भारत अनुवाद का महत्व तो हमसे ज्यादा बेहतर, हमारे भारतीयों से ज्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता। अगर अनुवाद नहीं होता तो मैं पूर्वोत्तर के और दक्षिण के भक्त कवियों को नहीं पढ़ सकता था। मैं तमिल के भक्त कवियों को इसलिए पढ़ लेता हूं कि अनुवाद में उपलब्ध हैं वो। तेलुगु के भक्त कवियों को, मराठी के भक्त कवियों को, गुजराती के भक्त कवियों को, असमी के भक्त कवियों को मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि वो अनुवाद में उपलब्ध हैं। तो अनुवाद की मुश्किलें अपनी जगह है, लेकिन अनुवाद ने जो एक बृहत्तर संसार बनाया है, एक समानांतर जो विश्व बनाया है, जो मैं कह रहा था कि एक विश्वग्राम बनाया है, एक अपना गांव बना लिया है, दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, तो अनुवाद ने वो गांव बनाया और बसाया है, एक बड़ी चीज है। हमारे वहां ये माना जाता है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर जो है, शरीर समाप्त होता है, आत्मा बनी और बची रहती है। अनुवाद पर अगर इसे लागू करें तो सबसे सुंदर उदाहरण आएगा। यानी एक भाषा में उसका एक शरीर है, दूसरी भाषा में उसका शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, चीज वही रह जाती है। आप फ्रांस के किसी कवि को पढ़ें, वो कवि जब हिंदी में आएगा, उर्दू में आएगा, उसका शरीर बदल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदलती। ये अनुवाद में संभव है कि शरीर तो बदले, कायांतरण हो जाता है, लेकिन आत्मांतरण नहीं होता। काया बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। ये अनुवाद में संभव है। और अनुवाद नहीं होता तो निश्चित तौर पर यह जो एक मतलब पूरी दुनिया में जो एक समरसता है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, वो नहीं होता। तमाम लोग एक देश से दूसरे देश घूमने इसलिए गए कि साहित्य उपलब्ध था। उन्होंने किसी न किसी बड़े कवि को, बड़े कथाकार को, बड़े यात्रा वृतांतकार को पढ़ रखा था। यात्रा वृतांतों को पढ़ करके लोग पढ़ने गए। निर्मल वर्मा के यात्रा वृतांतों को पढ़कर तमाम लोग, चेकोस्लोवाकिया जो पुराना था, उनके मन में उसका आकर्षण पैदा हुआ, यूरोप का आकर्षण पैदा हुआ। तमाम हिंदी वालों के मन में नहीं जानते थे वो उस रूप में उसको। तो ये एक बड़ी चीज है कि इसको देखना है। और एक अनुवादक की चुनौती इसी में रहती है कि कैसे वह आत्मा को बचा कर रखे, रचना की जो आत्मा है, जो उसका मूल है, उसको कैसे बचा कर रखे। वो चाहे संप्रेषण के जो भी तरीके अख्तियार करे, जो भी तरीके वो स्वीकार करे, लेकिन कहीं मूल चीज ना समाप्त हो जाए। यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप उसको चाहे जिस रूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन आत्मा को बचाइए। मूल चीज नहीं खत्म होनी चाहिए। एक कवि जो कहना चाहता है, एक दार्शनिक जो कहना चाहता है, एक उपन्यासकार जो कहना चाहता है, वो बात रहनी चाहिए, वो बात नहीं खत्म होनी चाहिए, उसका सार तत्व नहीं खत्म होना चाहिए। ये हमें जानना चाहिए। और सिर्फ साहित्य तक नहीं है मित्रों, दुनिया भर में जो महान दर्शन आया है, दार्शनिक जो आए हैं, चाहे वो जर्मनी में आए हों, वो दुनिया के तमाम देशों में आए हों, चाहे फ्रांस में आए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, अनुवाद ने ये संभव किया कि उन दार्शनिकों के विचारों को पूरी दुनिया के लोग जाने। तभी ये संभव हो पाया और हम लोग जान पाए, देख पाए। हम सब जानते हैं इस बात को, आप सब भी जानते होंगे कि जो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा है, उसका एक बड़ा स्रोत हमारा बौद्ध दर्शन का शून्यवाद है।
नागार्जुन का शून्यवाद है, उसका एक बड़ा इसे स्वीकार किया है उत्तर आधुनिकता के जो सिद्धांतकार हैं उन लोगों ने। अब अगर अनुवाद नहीं होता तो नागार्जुन का शून्यवाद कैसे पहुंचता फ्रेंच में, अंग्रेजी में? ये अनुवाद ने संभव किया है कि जो भारत में किसी अन्य भाषा में रचा गया, विचार किया गया, लिखा गया, उसे अनुवाद ने संभव कर दिया। ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है अनुवाद की, मैं उसे रेखांकित कर रहा हूं कि कैसे चीजें निकल करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और देखती रहती हैं। अनुवाद न हो पाए तो कैसे कोई महान चीज चर्चा से वंचित रह जाती है, इसका एक उदाहरण मैं आपको हिंदी से देना चाहता हूं। दुनिया भर में हम सब जानते हैं सिमोन द बोवार, जो भी नाम आप लेते हो, स्त्रीवादी विचारक जो फेमिनिस्ट चिंतक रही हैं फ्रांस की, उनकी किताब द सेकेंड सेक्स मूल रूप से 1949 में फ्रेंच में छपी थी। महादेवी वर्मा एक हिंदी में बड़ी विचारक हुई हैं। उन्होंने 1930 से लेकर 1942 के बीच में स्त्रियों को लेकर बहुत गंभीर चिंतन किया, भारतीय संदर्भ में चिंतन किया, और 1942 में उनकी किताब आई श्रृंखला की कड़ियां। आज भी अगर भारत में स्त्री विमर्श को ठीक से समझना है, उसका सिद्धांत समझना है, तो श्रृंखला की कड़ियां के बिना वो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन वो किताब हिंदी में थी, उसका अनुवाद सही समय पर अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाओं में नहीं हो पाया, इसलिए लोग सिमोन द बुआ और अन्य लोगों की चर्चा करते रहे और उचित ही चर्चा करते रहे। महादेवी जी की चर्चा नहीं हो पाई। 1980 और उसके बाद जब इस किताब का अनुवाद अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में हो पाया तो लोगों ने देखा कि महादेवी वर्मा सिर्फ छायावाद की कवित्री नहीं थी, एक बड़ी और महान कवित्री नहीं थी, वो महान चिंतक भी थी। तो कई बार अनुवाद न होने से कैसे कोई बड़े महत्व की चीज भी चर्चा से वंचित रह जाती है या उसका महत्व रेखांकित नहीं हो पाता दूसरी भाषाओं में। यह महादेवी वर्मा का उदाहरण मैंने इसलिए सामने रखा, तो यह हमें देखना चाहिए और जानना चाहिए। ये सारी चीजें रहती हैं। अनुवाद ने यह संभव किया कि मैं अपने ही देश में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, रवि बाबू जैसे लोगों को पढ़ पाऊं, जीवनानंद दास की कविताएं पढ़ पाऊं, मैं दुनिया की और भाषाओं के साथ साथ। तो एक अनुवाद का मेरे लिए एक भारतीय परिदृश्य भी है और एक वैश्विक परिदृश्य भी है। क्योंकि ये बातचीत ताशकंद में हो रही है तो हमारे लिए एक वैश्विक परिदृश्य बनता है इसका, और निश्चित तौर पर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत महत्व की चर्चा है। और अनुवाद ने हम लोगों को जोड़ा है, अनुवाद की चर्चा ने हम लोगों को जोड़ा है। और मैं ये अभी जो कह रहा था आपसे सारी चीजें, कि जो विश्वग्राम की बात कह रहा था कि भूमंडलीकरण ने, जो ग्लोबलाइजेशन आया है, इसने बहुत बाद में दुनिया को एक गांव की तरह बना दिया है कि हर चीज हर जगह मिलती है। अब लगता नहीं कि कोई चीज अजनबी है आपके लिए। पहले जिन चीजों को लोग तस्करी के माध्यम से अर्जित करते थे, अब वो उनके छोटे छोटे कस्बों में, बाजार में उपलब्ध है। लेकिन भूमंडलीकरण ने जो विश्वग्राम बनाया है मित्रों, अनुवादकों ने, मैं अनुवादकों का जिक्र, टंडन जी सही कह रहे थे कि पहले उनका जिक्र तक नहीं आता था, नाम नहीं आता था। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, अनुवादकों को, दुनिया भर में उन अनाम अनुवादकों को भी जिन्हें लोग नहीं जान पाए, और आज जो पूरी दुनिया में एक भाषा से दूसरी भाषा में चीजों को पहुंचा रहे हैं, उन सबको सैल्यूट करते हुए कह रहा हूं कि अनुवादकों ने एक सांस्कृतिक विश्वग्राम बनाया है, एक कल्चरल कह सकते हैं कि जो गांव बनाया है, वैश्विक गांव बनाया है, एक ऐसा गांव जिसमें सारा विश्व उपस्थित है, कोई अजनबी नहीं है एक दूसरे से। आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम अजनबी नहीं है एक दूसरे से, हम एक जैसे हो गए हैं, एक तरह की समस्या पर विचार कर रहे हैं। तो अनुवाद ने एक नई दुनिया बसाई है, एक समानांतर दुनिया बसाई है। और हमारे वहां तो माना गया है कि कवि प्रजापति होता है, यानी कवि एक नई दुनिया बसाता है। अनुवादकों ने भी एक नई दुनिया बनाई है, अनुवाद के माध्यम से एक भाषा को दूसरी भाषा से जोड़कर पुल का काम किया है उन्होंने। लोग तोड़ने का काम करते हैं, अनुवादकों ने जोड़ने का काम किया है, मिलाया है हमें। और मित्रों, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, बल देकर कहना चाहता हूं कि आर्थिक विश्वग्राम से कहीं अधिक महत्व है सांस्कृतिक विश्वग्राम का। अगर हम सांस्कृतिक रूप से एक हों, अगर हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो हमें कोई बांट नहीं सकता है, हमें कोई अलगा नहीं सकता है। जब हम सांस्कृतिक रूप से विच्छिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो बांटने वाले जल्दी सफल हो जाते हैं।
जितना हमारा सांस्कृतिक संबंध गहरा होगा, हम उतने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमारी कह सकते हैं हमारा जो एक सूत्र है वो बना रहेगा, कहीं उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई तोड़ नहीं पाएगा। और हमारे वहां माना गया है कि जल से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं होता है। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, एक मुहावरा है, जल के बिना जीवन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अनुवाद भी जल की तरह है। अगर अनुवाद न हो तो साहित्य और विचार छोटे छोटे इलाकों में रह जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में रह जाएंगे। ये अनुवाद है जो बहुत सीमित इलाके में बोली जाने वाली भाषा में भी जब कुछ महान रचा जाता है, महान सोचा जाता है, तो वह दुनिया भर में फैला दिया जाता है अनुवाद के माध्यम से। और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इसे कोई सत्ता नहीं फैला सकती, इसे कोई डिक्टेटर नहीं फैला सकता, इसे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं फैला सकती। इसे सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के अग्रदूत पहुंचा सकते हैं, और वो अनुवादक होते हैं। अनुवादकों ने यह काम किया है। मैं यह भी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले लोग अनुवाद को जब गंभीरता से नहीं लेते थे तो पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं समझते थे। अब भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अनुवाद के विद्यापीठ खुलने लगे हैं, अनुवाद के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, जहां पढ़ने और पढ़ाने का कौशल भी विकसित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चीज है। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया ने अनुवाद को कितनी गंभीरता से लिया है। बहुत सारी बातें हैं और लोगों को भी अपनी बात अभी कहनी है। मैं बहुत आभारी हूं नेहरू केंद्र का, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का, नीलोफर जी का, और आप सब जो अधिकारीगण इससे जुड़े हुए हैं, आप सब विद्यार्थी, शिक्षक, सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।